चलिए, यूपीपीसीएस मेंस 2024 को ध्यान में रखते हुए हम लोग GS5 जो कि 2023 में पीसीएस मेंस के सिलेबस में जुड़ा है। यूपीएसएल का GS5 और GS6 दो पेपर है जो उतने ही नंबर के हैं जितने कि GS1, 2, 3, 4 है। इनकी अहम भूमिका है पीसीएस मेंस के एग्जाम में। आपको इसके बारे में अच्छे समझना हो तो आप पिछले 2023 में अभी जो मार्कशीट जारी किया गया था जिसमें बताया गया कि यूपी जीएस में आपका 5 और 6 में कितने नंबर्स लोगों को मिले हुए हैं। देखा जाए तो इसमें लोगों को नंबर्स कम मिले हुए हैं, बहुत कम मार्क्स मिले। कोई 70 जीएस होने पा गया, या कह सकते हो टॉपर है वो 111 के ऊपर नहीं गया, कोई 70 पाया GS5 में, और कोई पाया कितना 34, 42, 50 नंबर। और GS6 की दशा और ख़राब रही, उसमें न्यूनतम 34 नंबर तो लोग पाए हुए हैं। तो इसकी आप भूमिका समझ सकते हैं। और इससे आप यदि ये सोचते हो कि आप टॉपिक पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप तैयार कर लीजिए। 100 से 150 क्वेश्चन आप बना लीजिए, इसके बाद एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा GS5 और GS6 जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज़ बताई जाएंगी वो सारी की सारी टॉपिक सही होंगी, बशर्ते वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगी। ऐसा कभी कभी फील होगा कि सीधे सवाल आपके नोट्स से ही मिलेगा। और 200 में से अगर आप ठीक से लिख के आएंगे डायग्राम फ्लो चार्ट के सहारे, तो गारंटी लेता हूँ कि 100+ नंबर आपको मिलेगा। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इस बार 2023 में जितने लोग SDM हुए हैं वो GS5 और 6 के दम पर ही हुए हैं। यानी जो SDM बने उनके नंबर्स अधिक कहाँ हैं, GS5 में है और GS6 में है। GS1, 2, 3, 4 3 में कॉमन हो गया, 1 भी कॉमन हो गया, 2 और 4 भी लोगों को कहीं कहीं कॉमन दिखा। दूसरे पेपर नंबर अच्छा मिला तो फोर्थ में नंबर्स कम हो गए। लेकिन 5 और 6 जिसको नंबर मिला वो क्या बन गया, SDM बन गया, टॉपर बन गया। तो अब आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि GS5 की क्या भूमिका है यूपीपीसीएस में 2024 में। 850 सीटों में आप रह ना जाइए, उसके लिए आप 5 और 6 को अभी से तैयार कर लीजिए। ये सिलेबस दोनों का छोटा नहीं है। अगर आप GS1 ठीक से तैयार करते हैं, GS2 तो ये समझिएगा, और GS3 को आप कनेक्ट करते हैं अच्छे से, तो GS5 और 6 बखूबी लिखोगे, आपको परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। आज कई सवालों पर मैं करवा चुका हूँ, जो भी सवाल क्रम वो पता नहीं। आज का हमारा सवाल क्या कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म, अगर आप सिलेबस से देखेंगे यूपी GS5 टॉपिक 1 को देखेंगे तो वहाँ क्या दिया है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, प्राचीन नगर, सभ्यता, संस्कृति, धर्म की बातें की गई हैं। तो उसी से एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के महत्व पर चर्चा कीजिए। अब जैन धर्म के महत्व पर चर्चा करने की बात, सीधी सवाल कि जैन धर्म को कहाँ ढूंढना है, उत्तर प्रदेश में ढूंढिए। जैन धर्म को कहाँ ढूंढना है, यूपी में। आप पूरे भारत में पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में, आप जानते भी हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, ऋषभदेव जी है, महावीर स्वामी हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं, जिनका जन्म अयोध्या में ही हुआ है। और बस अगर आपने एक को ढूंढा कि एक का जन्म अयोध्या में हुआ है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में, जिसका प्रमाण आप पुरातत्व विभाग ने को मिला भी। और आप स्वयं भी इस बात को जानना चाहते हैं तो अयोध्या नए घाट रामपैड़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर अगर आप जाते हैं पश्चिम की तरफ, तो आपको दिखता है एक राजघाट पास जिस ऋषभदेव की मूर्ति स्थापित है। उनके यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब प्रामाणिकता सिद्ध है ऋषभदेव की कि अयोध्या में ही उनका जन्म हुआ। तो जैन धर्म को कहाँ ढूंढना, उत्तर प्रदेश में ढूंढना है। क्या शुरुआत करेंगे, कैसे हम लिखना शुरू करेंगे। तो भारत में जैन धर्म की शुरुआत लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई। चूँकि हम भूमिका जब बनाते हैं तो इस बात को बताते हैं कि हम चूँकि पढ़ रहे हैं किसी जैन धर्म यूपी को, लेकिन भूमिका में हमें बताना पड़ेगा शुरुआत कहाँ से करेंगे। शुरुआत करेंगे भारत में जैन धर्म कहाँ, भारत में जैन धर्म की शुरुआत कहाँ। और चूँकि अधिकतम जो तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, उनका जन्म कहाँ नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या हैं, वो अनुयायी हैं। कहाँ के अनुयायी, उनके सर्वाधिक अनुयायी मिले कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो कह सकते हैं कि भले ही जैन तीर्थंकरों का जन्म यूपी में अधिकतम लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र और उनके अनुयायी उत्तर प्रदेश से पाए गए हैं, मिल रहे हैं लोग। तो भारत में जैन धर्म की शुरुआत लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई।
यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, या कह सकते हैं यह दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म है, जिसे आप कहते हैं जैन धर्म। यूपी में तो कई, यानी उत्तर प्रदेश में कई पवित्र स्थल ऐसे हैं जिनका संबंध जैन धर्म से ही है, यानी कि जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। और जैन धर्म के विकास एवं संरक्षण में इस प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि आप ये कह सकते हैं, जब आप भूमिका बनाते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जैन धर्म का विकास यूपी में हुआ, जो उसके अवशेष मिले, जैन धर्म विलुप्त ना होने पाए, या उनके लिए भी कोई विशेष योजनाएं हों, या जैन धर्म के जो पुरातात्विक स्थल हैं उन्हें सुरक्षित रखे जाएं, इस बात का ध्यान किसने रखा? हमारी सरकार ने। तो इसलिए हम जब भूमिका बनाते हैं तो इस बात को बताते हैं कि भारत में जैन धर्म की शुरुआत लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई है, और यह दुनिया के प्राचीन धर्मों में से जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। और सबसे खास बात इसके साथ है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे जैन धर्म के स्थल हैं, धार्मिक स्थल, जैसे आपके अयोध्या में ही दिगंबर जैन मंदिर है, जहाँ हर 12 वर्षों पे एक महाअभिषेक होता है, यानी महाकुंभ जैसा पर्व मनाते हैं। कौन लोग मनाते हैं? जैन धर्म लोग मनाते हैं। आयोजन होता रहता है, सरकार उसमें बहुत सहयोग करती है, और वह उसके लिए एक बजट भी जैन धर्म का जो यहाँ महाकुंभ होता है अयोध्या में, उसके लिए हमारी राज्य सरकार के बजट में उस वर्ष, जिस वर्ष महाकुंभ होना होता है, उस वर्ष बजट में अनुदान दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म के विकास और संरक्षण में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं ये कहने नहीं जाऊंगा कि हाँ किस मुख्यमंत्री ने कितना दिया, किस बजट में कितना आया। मैंने कहा 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ होता है जैन धर्म का, जो कहाँ है? अयोध्या में। अब अयोध्या के अलावा ऐसा नहीं, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में भी होता है। यानी जहाँ जहाँ जैन धर्म के बड़े स्थल हैं, वहाँ हर 12 वर्षों पर क्या होता है? महाकुंभ का आयोजन होता है, एक जैन धर्म का समागम होता है ना। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या इसमें है? उत्तर प्रदेश में 6 तीर्थंकरों का जन्मस्थली है। कौन? ऋषभनाथ जी, अजीतनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमितनाथ जी और अनंतनाथ जी। पार्श्वनाथ बनारस सही हैं। इन सबका जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। एक खास बात और ध्यान रखिएगा, पीढ़ी का सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में तीर्थंकरों में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? और इसमें से नाम एक क्या किया जाएगा? 3 रखे जाएंगे, और चौथा नाम किसी और को ला के रख दिया जाएगा। ये बात समझिएगा। हो सकता है आपके सामने महावीर स्वामी को रख दिया जाए, या ये कहा जाए कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों के समूह को बताएं। यानी ABCD ऑप्शन बनाया जाएगा। ए ऑप्शन में 3 नाम होंगे, बी ऑप्शन में भी 3 होंगे, यानी ये क्या कहेंगे? एक ग्रुप बना करके 4 ऑप्शन सेट कर दिया जाएगा, और ये सवाल टफ हो जाएगा। यानी कि इसमें प्री के क्वेश्चन की भी बातें हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में, जो कि किस वंश से संबंधित है? सूर्यवंश से। और सूर्यवंशी कौन है? यहाँ जिनका राम जी हैं, है ना, तो आप जानते हैं कि उनका भी संबंध किससे है? सूर्यवंश से। यही रीजन है कि यहाँ एक विवाद है कि जैन धर्म का ये मानना है कि राम जी का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है। यहाँ ये अयोध्या है जो है, अयोध्या जैन तीर्थंकरों की स्थली है, यानी ऋषभदेव की स्थली है। इसे वैदिक संस्कृति के लोगों ने क्या किया है? कपोल कल्पना करके राम जैसे एक चरित्र को जन्म दे दिया है, और ज़बरदस्ती का इस जैन धार्मिक स्थल को हिंदू संप्रदाय के लिए एक हिंदू धर्म का बना दिया, क्या धार्मिक स्थल बना दिया, और जोड़ दिया किसके साथ? राम जी के साथ। ऐसा विवाद हुआ था, कई बार हुआ। तो इस संप्रदाय के संस्थापक ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ। हालांकि जैन धर्म, नेक्स्ट पॉइंट आप जो देखेंगे, हालांकि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर आप जानते हैं। पहले कौन है? ऋषभदेव जी हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान और कार्य कहाँ है? मगध है। यानी जानते हैं महावीर स्वामी, जो कि सबसे चर्चित, जिनके 5 सिद्धांत हैं, आप जानते हैं। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म स्थान और कार्य दोनों मगध क्षेत्र है, लेकिन
इनके जो अनुयायी हैं सबसे ज़्यादा वो कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। यानी आप सीधे लिखेंगे, हालांकि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान और कार्य मगध था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी। यानी जैन धर्म की महत्ता यूपी के लिए यही है कि भले ही तीर्थंकर का जन्म यहाँ नहीं हुआ, लेकिन उस धर्म को मानने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक रही। यानी महावीर स्वामी को ही मानने वालों की संख्या कहाँ थी? यूपी में रही। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं जब, तो जैन धर्म का प्रभाव बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में देखा जा सकता है। एक सवाल आपके प्री के लिए भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, या क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैन धर्म ने निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थल को सर्वाधिक प्रभावित किया है। यानी यहाँ पर आपके प्री का भी सवाल सेटअप करता है। यानी मेंस, मैं कहता हूँ मेंस पढ़ो तो प्री जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी, और मेंस ही नहीं तैयार है तो आप समझ सकते हैं कि प्री भी नहीं तैयार है आपका, क्योंकि जो मेंस है वो कॉन्सेप्ट है, प्री कॉन्सेप्ट टू फैक्ट है। ये दोनों आपको जानना है, थोड़ा बेहतर तरीके से जानिए, आपके लिए आसान होगा। देखा जा सकता है जहाँ देवगढ़ का एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, यानी बुंदेलखंड में देवगढ़ का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। यानी प्री के 2 सवाल मैंने यहाँ आपका सेटअप कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य में अन्य जैन तीर्थ स्थल मेरठ में मिलेंगे आपको, वाराणसी में मिलेंगे, मुजफ्फरनगर में मिलेंगे, बागपत में मिलेंगे, बटेश्वर में मिलेंगे, कामपिल्ल में मिलेंगे, सारनाथ में मिलेंगे, अयोध्या में भी मिलेंगे और खुखुंदू में भी पाए गए हैं। आप इन स्थलों पर चर्चा कर सकते हैं। मैंने अयोध्या को छोड़ दिया है, आप यहाँ अयोध्या को लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व एक जैन स्तूप 19वीं शताब्दी मथुरा में खोदा गया है। यानी कह सकते हैं कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व का एक जैन स्तूप कब मिला है, जिसकी खोज कब खोदा गया? 19वीं शताब्दी में मथुरा में। तो यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य बात किया जाए तो जैन धर्म से संबद्ध पुरातात्विक साक्ष्य भी हाल ही में मथुरा में मिला। प्रयाग के बाई के बाग क्षेत्र में स्थित भगवान ऋषभदेव की सदियों पुरानी मूर्ति के साथ 55 वर्षीय ऋषभदेव श्वेतांबर जैन मंदिर में से एक है। यानी श्वेतांबर जैन मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? प्रयागराज में। ऋषभदेव संबंध करते हुए अयोध्या की जो बात किया जाए तो अयोध्या में दिगंबर जैन मंदिर है। यानी कौन? जो वस्त्रहीन होते थे उनका है। तो अब बात यह होती है कि जब आप इतना लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश में, इससे ज़्यादा और भी जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए और कम से कम चीज़ें लिखते हैं अगर आप, तो आपके बेहतर होता है, क्योंकि इतने ही शब्द बहुत हैं। इतना ही रट लीजिए, जब भी जैन धर्म के बारे में उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के सवाल किया जाए तो आप इतना ही नोट डाउन करिए, यहाँ कोई डायग्राम नहीं बन सकता है, कोई फ्लो चार्ट नहीं बन सकता है, इसलिए इसे मैंने पॉइंट में सेटअप कर दिया है। आप कुछ मत करिएगा, इसके जस्ट बाद कंक्लूजन लिख दीजिएगा। कंक्लूजन कुछ करना नहीं है, कंक्लूजन बहुत सिंपली इसमें लिख लीजिएगा, आप भी लिख लीजिए। चूँकि जैन धर्म की उत्तर प्रदेश में प्राचीन जड़ें हैं, क्योंकि जैन धर्म के उत्तर प्रदेश में प्राचीन जड़ें हैं और जैन धर्म से जुड़े कई प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चूँकि जैन धर्म की उत्तर प्रदेश में प्राचीन जड़ें हैं और जैन धर्म से जुड़े कई प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि, इसलिए हम कह सकते हैं, कैसा लिखेगा? इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के विस्तार में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
हम हमारे यहीं तक आप लिखेंगे, कंक्लूजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतनी 2 लाइनों को आप लिखते हैं, कंक्लूजन हो गया, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आप कुछ मत करिए, सारे नोट्स को बनाते जाइए। एक पेज में जो है A4 साइज पेज रखिए नोट्स बनाते हुए, और उसको रख लीजिए। एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करना बहुत आसान होगा, और ये आंसर राइटिंग करना भी। आपके पास क्वेश्चन होंगे, आपके पास एक एग्जैक्ट मॉडल आंसर होंगे। आप अपनी कॉपी खुद ही चेक कर सकते हैं, आप गलत लिखें क्या सही लिखें, ऐसा आप कर सकते हैं। बार बार रिवीजन करिए, मेंस अच्छे से नंबर्स आपके आ जाएंगे। अभी समय है, क्योंकि 2024 की एग्ज़ाम काफ़ी लेट में है, इसलिए अभी आपका इतना समय है कि आप पूरे सिलेबस को ठीक से कवर करिए, ये जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि सीटें 2024 पीसीएस में अधिक हैं, और मेंस को फोकस किए रहिए, अन्यथा आप फंस सकते हैं। आपको यदि अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि यह क्लास पूरी तरह निःशुल्क है, लोगों तक पहुँचाने के लिए, कि लोगों का किसी न किसी तरीके से जो संसाधन विहीन हैं उन्हें मदद मिले, और जहाँ तक मेरे द्वारा सहायता मिल सके मैं कर सकूँ। कोई भी कमेंट का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेशक आप दे सकते हैं। धन्यवाद।